रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं एक बात है जो पहले अपडेट कर देना चाहता हूँ कि पहले इस चैनल का नाम मैंने टारगेट ऑन पॉइंट रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे इसका नाम बदलने का मन कर रहा था और आखिरी कराकर मैंने इसका नाम रणभूमि रखा है। और आप इससे समझ सकते हैं कि हम लोग नौकरी के युद्ध में रणभूमि में उतर चुके हैं। तो इस रणभूमि में ही जीत होगी या हार होगी। हार से डरना नहीं है, हार से डरना नहीं है और जीत से इतराना नहीं है। तो इतराना नहीं है, तो ये चीज़ है और ये माइंडसेट रख के चल रहा है कि हम लोग रणभूमि में उतर चुके हैं और इस रणभूमि में हम लोग जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ा जाता है, बल्कि सीखने के लिए लड़िए। और अगर आप सीखने के लिए लड़िएगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा। जैसे कि महाभारत में कहा गया है, आप लोग महाभारत पढ़े होंगे तो पता होगा कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस इसी माइंडसेट से आज मेरे दिमाग में चीज़ें चल रहा था कि मुझे इस चैनल का नाम बदलना चाहिए और रणभूमि इस चैनल का नाम होगा। और आज से हम बोलेंगे कि रणभूमि में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, लूसेंट का पूरा लाइन बाय लाइन। बायोलॉजी में हम लोग 1 चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को चौथा पढ़ना है, अनुवांशिकी पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस ये है, ये अनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचारण की विधियाँ और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया है। तो किसने दिया है? ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया है। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का पता कहा था जेनेटिक्स में। अब इसको याद कैसे रखिएगा, जेनेटिक्स की बात कर रहा है। तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो पिता या जनक किनको कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। कहते हैं ना कि मेंटल है क्या जी, लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एकदम पिताजी पे गया है, पिताजी पे गया है और वो मेंटल है। इस तरीके के नामाकरण करके लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। तो आनुवंशिकता के बारे में जानकारी कौन दिया है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल जी ने दिया है। ग्रेगर जोहान मेंडल जी ने दिया है, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द जो है विलियम वॉटसन और ने दिया है, जबकि जीन शब्द जो दिया है वो विल्हेम जोहानसन ने दिया है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ट्रिकी है। कहता है कि अगर जेनेटिक्स शब्द की बात कर लेते हैं तो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है? तो विलियम वॉटसन ने दिया है। जेनेटिक्स किसने दिया है? तो विलियम वॉटसन ने दिया है। और वही अगर जीन शब्द की बात कर लेते हैं तो जीन किसने दिया है? कि विल्हेल्म जोहानसन ने दिया है। तो ये विलियम वॉटसन ने दिया जेनेटिक्स और जोहानसन ने दिया है जीन। जे से जोहानसन, जे से जीन, ऐसे याद रखिएगा कि जे से जोहानसन हो जाएगा और जे से जीन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन्होंने दिया है। कहता है आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका पौधे का? मटर के पौधे का चुनाव किया था। यह याद रखिएगा, मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। तो कहता है एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया था। एक संकरीय मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया था। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया, जो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो कहता है कि एक जोड़ा लिया, पहले क्या किया मैंने? एक संकरीय पौधे के लिए एक लंबा पौधा लिया टीटी और बौना पौधा लिया और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबा पौधा लिया गया टीटी और यहाँ बौना पौधा लिया गया, दोनों को मिलाया गया तो वो शुद्ध लंबे पौधे आए, कुछ संकरे लंबे पौधे आए और कुछ शुद्ध बौना पौधा आया। तो ये हमेशा शुद्ध लंबे पौधे आए। ये इस तरीके से बताया गया, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना डिटेल में इसको पढ़िए। फिर कहता है कि द्विसंक्रिय क्रॉस डी हाइब्रिड क्रॉस किया गया। मेंटल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज वाले व हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे को क्रॉस करवाया। देखिए, अगर एक संक्रिय की बात किया तो उसमें क्या गया? लंबा लिया गया और बौना लिया गया। किसका लिया? लंबा और बौना लिया गया। और अगर द्विसंक्रिय बीज का जो किया गया तो उसमें गोल और पीला लिया गया, गोल प्लस पीला लिया गया और हरा और झुर्रीदार लिया गया। क्या है? झुर्रीदार लिया गया। ये दोनों को मिला के किया गया
तो वो ऐसा कुछ रिजल्ट आया। तो इस तरीके से युद्ध है माधा युग्मक ऐसा ऐसा कुछ है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार में समय बर्बाद नहीं करना है। अतः F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। F2 पीढ़ी के पौधे को जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4 2:1:2:4 प्राप्त हुए। ये इतना ही सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सबको छोड़ दीजिए। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए, जिसे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला और दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस पर आधारित है। तो पहला तो ये पता नहीं कि नियम किसने दिया, मेंडल ने दिया। तो पहला और दूसरा जो नियम है वो एक संक्रिय के आधार पर है और तीसरा नियम है वो द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर है। अब किस में कितना गुणसूत्र होता है वो याद रखिएगा। एस्कैरिस होता है, उसमें 2 गुणसूत्र हैं। कितना? एस्कैरिस में 2 गुणसूत्र मतलब एक जोड़ा। एस्कैरिस में सिर्फ एक जोड़ा होता है। मच्छर में 6 होता है, मच्छर में। घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है। तो जब मटर का पौधा लिया गया तो ये याद रखिएगा कि मटर में क्या होता है, कितना होता है, 14 होता है। आगे देखिए, फिर बाकी मेढक में 26 होता है। टेरिडोफाइटा में लगभग 1300 होता है। कितना होता है? टेरिडोफाइटा में लगभग 1300 होता है। बिल्ली में 38 हो जाता है, गेहूं में 42 हो जाता है, खरगोश में 44 हो जाता है। मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य में आपको पता है मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। मेंडल के नियम पढ़िए। तो पहला नियम, 3 नियम दिया है ना, तो पहला है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्याय गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट हो जाते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। मतलब हो रहा है कि जब पहला बार दोनों मिला है तो जो प्रभावी था वही दिखता है, बाकी कुछ कुछ छुप जाता है। जो अप्रभावी होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो छुप जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गए, वो अगली पीढ़ी में वो अप्रभावी वाला दिखता है। मतलब आप देखिए, ऐसा कह सकते हैं कि आपके मेरे मतलब समझिए कि किन्हीं के दादाजी का आँख जो है वो भूरा कलर का है। आँख कैसा है? भूरा कलर का है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पिताजी का आँख भूरा हो। पिताजी का आँख भूरा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका आँख भूरा हो सकता है। मान लीजिए कि आप अपनी बात कर लें, आपका जो आँख है वो कैसा है? भूरा कलर का है, या नीला, मानिए नीला है आपका आँख। आपका जो बेटा होगा ज़रूरी नहीं कि उसका भी नीला ही हो सकता है उसका क्या हो? काला होगा। लेकिन जब उसका बेटा होगा, मतलब आपका जो पोता होगा, उसका रंग आँख का नीला हो सकता है। यही इसका कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया मेंडल के द्वारा। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कहता है लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें केवल एक कारक ही किसी युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। काची का नियम कहते हैं? शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब कहता है कि कारकों, जीन की जो बात हो रहा है, दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। जो जीन होता है, जो जीन जो है वो एक को ज़्यादा युग्म तक पहुँचता है, किसी एक तक पहुँचता है, जिसे शुद्धता का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है स्वतंत्र अपविवरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे के प्रभावित नहीं करती है। तो होता है कि जब 2 को अलग अलग मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको वो एगो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका ये बताएगा कि दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, दोनों अलग अलग करते हैं। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे की प्रभावित नहीं करती है। ऐसा नहीं कि काला है गोरा है तो सिर्फ काला 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 होगा, गोरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें थी। आगे देखिए, कहता है कि डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम उपयोग किया है। तो जेनेटिक्स का नाम उपयोग किसने किया? तो वॉटसन ने किया है, और जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। अभी तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे भी पढ़े ना कि जेनेटिक्स वॉटसन ने किया और जीन जोहानसन ने किया, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। कहता फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप होता है जो अनुवांशिक संगठन को, उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो जीन का बना होता है। तो जीनोटाइप में क्या होता है? जो जीन का बना, अनुवांशिक संगठन, जीवधारी का अनुवांशिक संगठन जो जीन से बना होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। एलीलीज युग्म विकल्पी क्या होता है भाई? कहता है एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। यानी एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। कहता है एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक ही जीन के
मतलब कि जीन एक ही है लेकिन उसका रूप अलग लगा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर लिंकेज किसको कहते हैं, सहलंगता। कहता है एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में से एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहता है एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में से एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलंगता कहा जाता है। कहता है कि गुणसूत्र एक ही है और उसमें वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जीनों में से एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं वो एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन कहते हैं। कहता है लिंक्ड सहलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। एक्स गुणसूत्र पर, कहता है एक्स गुणसूत्र पर स्थित लिंग जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है, एक्स लिंग का। ठीक है, लिंग सहलंगता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की थी। लिंग सहलंगता पे जो होता है, लिंग सहलंगता की जो सर्वप्रथम किसने किया था व्याख्या, मार्गन ने 1910 में किया था। मनुष्य में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। मतलब इसका बात कह रहा है कि एक्स जो गुणसूत्र है ये प्रभावी होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसमें कहता है कि जैसे कि रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, ये सब एक्स क्रोमोजोम के कारण ही ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र पुरुषों में ज़्यादा होता है स्त्रियों की अपेक्षा में। समझ रहे हैं, वो बात हुआ। ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़िए भैया। ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, कहता है क्रोमोजोम गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया है। तो गुणसूत्र जो है, क्रोमोजोम गुणसूत्र है, वो वाल्डेयर ने 1888 में दिया। कब दिया है, 1888 में दिया है, वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया, वाल्डेयर ने 1888 में दिया है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक गुणसूत्र जो क्रोमोजोम है उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो जीन क्या है, इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है जीन। ठीक है, आगे देखिए क्या है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव में कोशिकांगों में होती है तो प्लाज्मा जीन कहा जाता है। अगर गुणसूत्र के बाहर है जीन और कोशिका द्रव में कोशिकांगों में होता है तो उसको कहते हैं प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन की कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा गया है। तो कहता है कि एस वेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी है। किसने दिया है, एस वेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी है, जिनके अनुसार कहता है कि जीन के कार्य इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। तो कहता है कार्य की इकाई को क्या कहा गया है, कार्य के सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहा गया है, म्यूटॉन, और पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहा गया, रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, पता है 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कहता है कि आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम्स की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। कहता है कि 1962 में आर्थर कोनबर्ग ने, किसने, आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक, क्या, डीएनए पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम की खोज की जिससे डीएनए का संश्लेषण होता है। किससे कहता है, तो डीएनए पॉलीमरेज से। मनुष्य की लिंग निर्धारण, कहता है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 26 होता है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। कहता है कि शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से शुक्राणु बनाते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं गुणसूत्र का एक्स क्रोमोसोम आता है अर्थात 22+X होता है, और आधे वो जिनमें 23वीं गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र आता है जो 22+Y हो जाता है। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22+X और 22+X, नारी में क्या था 22+X 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज जाइगोट बनाया जाता है। कहता है अगर अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज जाइगोट बनता है। 23वीं जोड़ी XX होगी,
इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। तो अगर कहता है कि अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की बनेगी, और अगर एक्स और वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है। इसके विपरीत किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला अगर शुक्राणु निषेचित होता है तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा, जो कि संतान लड़का बनेगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, ये याद रखिएगा, पुरुष का होता है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर में होता है। अगर परख नली जो शिशु है उसका निषेचन कहाँ होता है, तो परख नली के अंदर होता है। निषेचन परख नली में ही होता है, उसके बाद इसको फलोपियन ट्यूब में, ये यहाँ पे निषेचन होने के बाद फलोपियन ट्यूब में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है। शिशु का प्रतित्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का होता है। आनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य कहता है कि टी.एच. हेक्सले ने क्या बोला, हेक्सले ने बोला है कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। किसने बोला, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार किसने बोला, हेक्सले ने बोला। क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, क्रोमैटिन का डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, क्रोमैटिन का फ्लेमिंग ने किया है। क्रोमैटिन का किसने किया, फ्लेमिंग ने किया है। पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया, पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन ई स्ट्रॉसबर्गर ने किया। किसने किया, ई स्ट्रॉसबर्गर ने किया। माइटोसिस शब्द किसने दिया, तो फ्लेमिंग ने दिया। तो क्रोमैटिन भी दिया फ्लेमिंग ने, माइटोसिस भी शब्द किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। माइटोसिस किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। भ्रूण विज्ञान की स्थापना की डब्ल्यू राउक्स ने। भ्रूण विज्ञान, ये कहता भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने की है जी, तो डब्ल्यू राउक्स ने। किसने किया है, डब्ल्यू राउक्स ने किया है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू राउक्स ने किया। क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, प्रतिपादित किया क्रोमोजोम, कहता है डब्ल्यू वॉल्टेयर ने। क्रोमोजोम किसका प्रतिपादन किसने किया है, डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया है। क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादन डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया है। क्रोमोजोम किसने किया, डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया है। दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को किसने बताया है, तो बताया कि हेंगलिगर और बिलफ्रोथ ने बताया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में किसने बताया, एच हेलग्रीगर और बिलफ्रोथ ने बताया। विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण दिए किसने, कहता है कि इवानोवस्की ने विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण दिए। इवानोवस्की ने विषाणु के बारे में बताया, वस्की ने विषाणु के बारे में, वस्की ने। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, विजमैन ने। जर्म प्लाज्मा का विजमैन ने। फिर कहता है न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया आर आल्टमैन ने दिया। उत्परिवर्तन किसने बताया है, तो डी ब्रिज ने बताया है। रक्त वर्गों का पता किसने बताया है, रक्त वर्गों का पता लगाया है, कहता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त के बारे में किसने बताया कि रक्त वर्गों का पता लैंडस्टीनर ने किया है, रक्त वर्गों का लैंडस्टीनर ने। कहता है बैक्टीरिया फ्यूज के बारे में खोज किसने किया, जीवाणु भोजी के बारे में टेबोट ने। बैक्टीरिया फ्यूज टेबोट ने। कहता है न्यूमोकोकस जीवाणु के बारे में किसने किया, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये इंपॉर्टेंट है वो ही याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त वर्गों का पता लगाया कार्ल लैंडस्टीयर ने। उत्परिवर्तन ह्यूरिज ने। न्यूक्लिक एसिड बताया आल्टमान ने बताया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया, प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कहता है कि नाल व रस्का ने किया है। फिर इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किसने किया, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, तो टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, तो किसने किया है, तो टेंसले ने किया है। और उसके बाद कहता है श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया, और श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र में फलस्वरूप निकलती है, क्रेब्स ने बताया, क्रेब्स चक्र ने बताया। पता है ना, श्वसन के दौरान जो ये निकलता है सिट्रिक अम्ल की, क्रेब्स चक्र ने बताया। फिर कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया, वैक्समैन ने। ठीक है। पोलियो के बचाव के लिए टीके का निर्माण किया, जिसे सॉल्ट टीका कहा जाता है। पोलियो के जो बचाव के जो टीका का निर्माण हुआ उसको क्या नाम दिया गया, सॉल्ट टीका है। उसका किसने किया, जॉन सॉल्क ने किया है, जॉन सॉल्क ने किया। सेल डिवीजन के बारे में किसने बताया जी, तो कहता है CO मिलर ने। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन के बारे में बताया है CO मिलर व SF स्कुग ने। कहता है कोशिका सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन की खोज किसने किया, सेल डिवीजन हो रहा है उसके लिए साइटोकाइनिन की खोज किसने किया है, तो CO मिलर और HF स्कूफ ने किया। पुनरावृत्तीय अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवांशिक कोडों का निरूपण किया है, तो हरविंदर सिंह खुराना जी ने किया है। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कहाँ किया गया है, तो किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। कहता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया है,
तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित करने वाली तकनीक रॉबर्ट एडवर्ड ने किया है। तो ये आपका क्या है, हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और टेस्ट ट्यूब बेबी किसने किया, रॉबर्ट एडवर्ड ने। टेस्ट ट्यूब बेबी रॉबर्ट एडवर्ड ने। कृत्रिम हृदय विकसित किया इन्हीं के नाम पर, जैविक सेवन नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया तो रॉबर्ट जार्विक ने। बताया कि जार्विक ने बनाया कृत्रिम कहता आर्टिफिशियल हार्ट बनाया। तो ये आपका एक चैप्टर, आपका ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग वनस्पति विज्ञान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वनस्पति विज्ञान थोड़ा लंबा चैप्टर है।